नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कहानी विधा में प्रेमचंदोत्तर युग के सभी कहानीकारों को और उनकी कहानियों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक के सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रेमचंदोत्तर युग। और अगर हम प्रेमचंदोत्तर युग की बात करें तो सबसे पहली बात तो यही आपको ध्यान देनी है कि जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से हिंदी में पहली बार व्यक्ति को महत्व मिला है। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा कि क्या कह रहे हैं कि हिंदी कहानियों में कहानी के माध्यम से पहली बार जो है हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व देने वाले जो कहानीकार हैं वो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। दूसरी बात बता रहे हैं कि जैनेन्द्र की प्रथम कहानी जिसका नाम है खेल 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपना पहला कहानी माना है। पहली कहानी खेल लोग मानते हैं 1928 में लिखी गई, विशाल भारत में इसका प्रकाशन हुआ था, लेकिन जैनेन्द्र जी स्वयं इसको ना मान करके फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी मानते हैं। ठीक है, तो चले आगे हम लोग देखते हैं जैनेन्द्र जी के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं जिन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहली कहानी संग्रह है फांसी 1929 में, वातायन 1931 में, दो चिड़िया 1934 में, एक रात 1935 में, नीलम देश की राजकन्या 1938 में, ध्रुव यात्रा 1944 में, पाजेब 1948 में, जय संधि 1948 में। इन्हें कैसे याद करें तो देखिए, दिमाग में रख लीजिएगा कि फांसी किसको बोले, दोनों को होनी चाहिए। वातायन 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 कोई बात बताता है, वातायन वातायन 31 वर्ष का है। दो चिड़िया दो दो दे दो, कितनी बोले 3-4 चिड़िया दे दो, है ना। रात को बोले, रात को जब एक रात हो जाए तो भैया 3-5 ना करो, 3-5 से हो गया 35। नीलम देश की राजकन्या 38 है ना, 38 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और ध्रुव यात्रा करता है कितना बोले 44 मिनट में, और पाजेब 48,000 का है, कोई पाजेब है, और जय संधि उसको दे करके क्या करता है 48 संधि कर लेता है। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा और इसकी एक कल्पना कर लीजिए कि क्या कोई कहानी है, उस कहानी में क्या है कि वातायन नाम का कोई व्यक्ति है। खेल खेल में, खेल चूंकि खेल को भी ले लीजिएगा, खेल 1928 में लिखा गया है, तो खेल खेल में क्या हो जाता है, फांसी हो जाती है इसको। और जब फांसी हो जाती है तो वही वातायन क्या करता है, दो चिड़िया ले करके कहाँ पर, एक रात को नीलम देश की राजकन्या के पास पहुँचता है और ध्रुव यात्रा करता है, यानी कि जो ध्रुव द्वारा दिया गया पाजेब था उस पाजेब को दे करके संधि कर लेता है और उसकी जो फांसी की सजा थी माफ़ हो जाती है। आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्या कि वातायन नाम का कोई 31 साल का व्यक्ति है, 31 वर्षीय वातायन क्या कर रहा था, खेल कर रहा था, दो ठे खेल कर रहा था, तो दोनों क्या हो गया, दोनों को फांसी हो गई। और जब फांसी हो गई तो उसने चिड़िया दो कह करके 3-4 चिड़िया ले लिया और एक रात को 3-5 ना करते हुए सीधा कहाँ, यहाँ से 38 किलोमीटर दूर नीलम देश की राजकन्या रहती थी, उनके पास बिल्कुल ध्रुव यात्रा करते हुए 44 मिनट में पहुंच गया और उनको 48,000 का क्या था, एक पाजेब था, उस पाजेब को दे करके जय संधि कर लिया, अर्थात अपने जो फांसी की सज़ा थी उस सज़ा को मुक्ति करा ले लिया। बस इस ट्रिक का उद्देश्य केवल आपको आसानी से याद हो जाए, किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा से इसका कुछ लेन देन है। चले आगे, इनकी कुछ चर्चित कहानी है। चर्चित कहानी क्या है बोले, जैनेन्द्र जी की चर्चित कहानी स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सम, लाल सरोवर, मास्टर जी, जहनवी और अपना अपना भाग। अपना अपना भाग की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण कहानी इनकी है। ठीक है ना। अब कैसे देखिए, चर्चित बात क्या है, कहे बोले चर्चा में आ गया। क्या चर्चा में आ गया कि एक किसने बोले, स्पर्धा की पत्नी ने क्या किया, एक कैदी जो कि बाहुबली था उसको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। स्पर्धा की पत्नी ने कैदी बाहुबली को मुक्त कर दिया तो क्या हो गया, गदर हो गया। और तत्सम उसके बाद क्या होता है कि एकदम खून से लाल सरोवर हो गया। बस बचा कौन, बोले मास्टर जी और जहनवी अपने अपने भाग से बचे हैं। बस दिमाग में ही रख लीजिएगा कि जैनेन्द्र ने कहानी बताई, बड़ी चर्चित कहानी थी। क्या बताया कि स्पर्धा की पत्नी थी और कैदी कौन था, बाहुबली कैदी था, तो बाहुबली कैदी को उसने मुक्त कर दिया, तो बाहुबली ने खूब गदर किया और गदर से क्या हो गया, तत्सम उसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, खून से लाल सरोवर हो गया और मास्टर जी और जहनवी अपने अपने भाग से बच गए। 2-3 बार इसको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से दिमाग पे बैठ जाएगा। बात करें जैनेन्द्र की जो कृति स्पर्धा है,
इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रख करके ये कहानी लिखी गई है। स्पर्धा। अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार एवं उनके संग्रह जिन्हें हम लोग क्रम से एक एक करके देखेंगे। कहानीकार है यशपाल जी। इनकी जो कहानी संग्रह है पीढ़ी की उड़ान 1929 में, ज्ञानदान 1943 में, अभिशप्त 1943 में, तर्क का तूफान 1944 में, भस्मावृत चिंगारी 1946 में, ओ दुनिया 1948 में, फूलों का कुर्ता 1949 में, धर्मयुद्ध 1950 में, उत्तराधिकारी 1951 में, चित्र का शीर्षक 1951 में, उत्तमी की माँ 1955 में, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954 में, सच बोलने की भूल 1962 में, खच्चर और आदमी 1965 में, और भूख के 3 दिन 1968 में। कैसे याद करें? तो पहले तो इसके जो सन है उसको देख लीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति पिंजरे की उड़ान करना चाहेगा क्या? तो बोले तीनों प्रकार से करना चाहेगा, तन मन धन से बिल्कुल उड़ना चाहेगा पिंजरे से। कोई व्यक्ति कैद है और कैद से उड़ना चाहेगा, निकलना चाहेगा, तो तीनों लगा देगा, अपना तन मन धन सब लगा देता है। बिल्कुल ज्ञानदान, बिल्कुल ज्ञानदान अगर करना हो तो बिल्कुल 43 वर्ष तक ज्ञानदान करिए, है ना, ज्ञानदान करिए, करना चाहिए। अभिशप्त है तो 43, किसी को अपशब्द होगा 43 है। तर्क का तूफान, देखिए जब तर्क होता है ना तो चारों तरफ से आप घिर जाते हैं। तर्क के तूफान में चारों तरफ से हर व्यक्ति आपसे कुछ न कुछ पूछेगा, तो वही तर्क का तूफान का जब आता है तो चारों तरफ से आता है। ये सन को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। भस्मावत चिंगारी 4-6, जब चिंगारी लगती है ना तो जान लीजिए कि 4-6 होता है, 46 तरफ 46 होता है, 46 होता है। वो दुनिया 48 की है, दुनिया जान ही रहे हैं, बिल्कुल पैसा वालों की है, तो पैसा वाले को आप मान लीजिए 48 की है। फूलों का कुर्ता 49, भाई जिसका सब कुछ बना रहेगा वही फूलों का कुर्ता पहन सकता है। और धर्म युद्ध के लिए देख रहे होंगे 50 लोग लड़ रहे हैं। उत्तराधिकारी की बात करें तो 51 उत्तराधिकार हो जाते हैं। हर चीज़ के, किसी भी चीज़ की अगर बात करें उत्तराधिकारी कौन होगा तो बोले 51 लोग हो जाते हैं। और चित्र का शीर्षक भी 51 होता है, शीर्षक भी देखे होंगे, ढेर सारे 51 होते हैं। उत्तमी की माँ मर गई थी, दिमाग में रख लीजिएगा, बचपन में को हम लोग कर लेते हैं, बचपन में मर गई उत्तमी की माँ। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 54 में, है ना, जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने 54 बार कहा था कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन तुम सुंदर नहीं हो। सच बोलने की 62 भूल, है ना, तुमने सच बोला तो इसकी 62 भूल है। खच्चर और आदमी जान ही रहे हैं, बिल्कुल 65 होते हैं। तो खच्चर और आदमी भी खच्चर हो जाता है कब? बोले 65 साल की अवस्था में। इसको ट्रिक में रखिएगा, अपनी भावना को ठेस ना पहुँचाने की कोशिश करिएगा, तो आप बस रखिएगा आदमी भी खच्चर बन जाता है 65 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि उसके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारी हो जाती है। और भूख के 3 दिन, बोले भूख के 3 दिन 68 लोग रहे, 68 लोग। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा तो सन आपको याद हो जाएगा। अब एक क्लू बना लीजिएगा कि कैसे याद करने की किनके हैं। देखिए यशपाल की बात करें तो यशपाल पिंजरे की उड़ान करना चाहोगे, बोले यस। बोले ज्ञान का दान देना चाहोगे, बोले यस से हो गया यशपाल। अब सब कोई व्यक्ति है तो उसकी सहायता करनी चाहिए, बोले यस। कोई व्यक्ति अपशब्द हो गया, उसको श्राप लग गया है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। तर्क का तूफान हो तो उस तूफान को शांत करना चाहिए, बोले यस। भस्म चिंगारी से कोई भस्म होता हो तो उसको राहत करनी चाहिए, बोले यस। वो दुनिया जो हमने नहीं देखी है या वो दुनिया में जो काम हमने नहीं किया है करना चाहिए, बोले यस। फूलों का कुर्ता बिल्कुल पहनना चाहिए, धर्म के युद्ध में भाग लेना चाहिए, उत्तराधिकारी बिल्कुल होना चाहिए, यस। शीर्षक, चित्र का शीर्षक यस। और उत्तमी की माँ है, बोले यस। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, कहा था ना, बोले यस कहा था। और सच बोलने की भूल हुई, बोले यस। और बोले आदमी को खच्चर हुआ देखे हैं, बोले यस। और भूख के 3 दिन किस प्रकार से बिताए, बोले यस। यस माने यशपाल। तो इनके सभी जो कहानी संग्रह हैं उनको यस से जोड़ लीजिएगा, निश्चित रूप से याद करने में आसानी होगी। चलें आगे हम लोग देखते हैं इलाज चंद जोशी जी को। और इलाज चंद जोशी जी की बात करें तो इनकी पहली कहानी है धूप रेखा 1938 में, दिवाली और होली 1942 में, रोमांटिक छाया 1943 में, आहुति 1945 में, और खंडहर की आत्माएं 1948 में, डायरी के नीरस पृष्ठ 1951 में, कटीले फूल सजीले कांटे 1957 में। कैसे याद किया जाए? तो देखिए जब हम लोग इलाज चंद जोशी जी के उपन्यास को पढ़ रहे थे तो बड़े ढंग से हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि किसका इलाज हो। तो देखिए आपने पढ़ा था कि कोई घृणामय व्यक्ति है तो उसका इलाज हो, सन्यासी का इलाज होना चाहिए, कोई सन्यासी व्यक्ति हो जाए, पर्दे की रानी का इलाज होना चाहिए, प्रेम और छाया में कोई पड़ जाए तो उसका इलाज होना चाहिए, कोई व्यक्ति निर्वासित हो तो उसका इलाज होना चाहिए, मुक्ति पथ पे कोई जा रहा तो उसका, और कोई व्यक्ति सुबह के भूले हों 51 लोग तो उनका भी इलाज होना चाहिए, जिप्सी से आए हुए 52 व्यक्ति हैं उनका इलाज होना चाहिए, जहाज से लाए गए 54 लोगों का इलाज होना चाहिए, ऋतुचक्र उल्टी सीधी 69 होती है तो 69 प्रकार की बीमारियाँ होती हैं तो उसका भी इलाज होना चाहिए,
और भूत भविष्य का भी इलाज होना चाहिए, कब की प्रेसी का इलाज होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इलाज को इलाज लगा करके पढ़ा था उपन्यासों को, तो यहाँ पर भी इसको हम लोग इलाज लगा लेंगे। तो देखिए क्या है, बताए भाई इलाज किसका ज़रूरी है, तो बता रहे हैं कि यानी कि इलाज का मतलब देखिए उपचार, बचाव, है ना, सजग जागरूकता होता है। तो किससे बता रहे हैं इलाज, माने सजग रहना चाहिए, बोले धूप और रेखा से, बहुत ज़्यादा धूप हो तो उससे भी आपका इलाज होना चाहिए, मतलब बचाव होना चाहिए। दिवाली और होली पर भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा त्यौहार के चक्कर में इतना ना आप खुश हो जाए, इतना ना जोश उमंग आ जाए, तो उसका भी इलाज होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एक लिमिट में होली दीपावली आप सेलिब्रेट करें। रोमांटिक छाया, तो भैया देखो बहुत रोमांटिक नहीं होना चाहिए, इसका भी इलाज होना चाहिए, इलाज माने बचाव होना चाहिए। और आहुति, आहुति देने का भी एक समय है, कहाँ आहुति देनी है, कब देनी है, किस लिए देनी है, तो इसका भी इलाज होना चाहिए। और खंडहर की आत्मा की बात कोई बार बार आपको परेशान करता है, डरवाता है, तो उसका भी इलाज होना चाहिए, यानी कि उसको शंका को खत्म करना चाहिए। डायरी के नीरस पृष्ठ पड़े हुए हैं जिसमें कोई रुचि नहीं है, तो उसका इलाज होना चाहिए, मतलब उसके रुचि पैदा करो, ऐसा कुछ करिए कि नीरस पृष्ठ भी आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। कटीले फूल, सजीले कांटे हैं, तो उसका भी इलाज करो। बताए कि कांटे वाले फूल हों और सुंदर लग रहे हो तो उसको बड़ी आसानी से इलाज से सजगता से निकालिए, है ना। तो बस यही दिमाग में रख लीजिएगा, धूप रेखा का इलाज, दिवाली होली का इलाज, रोमांटिक छाया का इलाज, आहूत का इलाज, खंडहर की आत्मा का इलाज, डायरी के नीरस पृष्ठ का इलाज और कटीले फूल सजीले कांटे का इलाज होना चाहिए। आगे बात करें हम लोग एक नए और बड़े प्रसिद्ध कहानीकार हैं अंगेज। कहानी है विपथगा, परंपरा 1940 में, कोठरी की बात 1945 में, शरणार्थी 1948 में, जयदोल 1951 में, ये तेरे प्रतिरूप 1961 में, और अमर बल्लरी की बात करें तो 1945 में। अब इन सबको आप कैसे याद करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। क्या रखना होगा, अगे है। देखिए कोई व्यक्ति क्या है, अगर विशेष पथ पे जा रहा है, विपथगा विशेष पथ से जा रहा है, और क्या है 3 लोगों को साथ लेके, तो आगे है हमें नहीं पता है कि कब से जा रहा है, क्या उसका है। आगे क्या होता है, बोले परंपरा, जो 40 वर्ष से चली आ रही परंपरा है, आगे है, कब तक चलेगी, आगे है। और कोई व्यक्ति भाई देखो कोठरी में बात करेगा, और कोठरी की बात क्या होती है, आगे है। हम लोग नहीं जान रहे हैं कि 4-5 कौन सी बात कर रहे हैं 45 मिनट से, या 4-5 मिनट से कौन सी बात कर रहे हैं, ये कोठरी की बात आगे है। शरणार्थी, किसके यहाँ अगल बगल में कोई शरणार्थी आया हुआ है, आपसे पूछते कौन है, कहते भैया आगे है, ये शरणार्थी क्या है, आगे है। कौन है, आगे है। और जयदोल, 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 कोई व्यक्ति है जयदोल नाम का, तो उसको तो 51 वर्ष हो गया, लेकिन हम लोग उसके बारे में आगे हैं, उसको जान ही नहीं पा रहे हैं कि उसका व्यवहार क्या है, क्या करता है, कहाँ रहता है। और ये तेरे प्रतिरूप, तेरे प्रतिरूप कौन कौन से हैं, अलग अलग है, कभी कुर्ता पहन लिया, कभी पैंट पहन लिया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ कर लिया। तो ये तेरा प्रतिरूप, बोले कितना प्रतिरूप, बोले जो 61 प्रतिरूप है, ये तो भैया आगे है। और अमर बल्लरी आगे है, तमाम प्रकार की बल्लरी जमी हुई हैं, ढेर सारी बल्लरियाँ हैं, वो अमर हो गई हैं, तो अमर बल्लरी भी आगे है। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि विपथगा, अमर विपथगा आगे, परंपरा आगे, कोठरी की बात आगे, शरणार्थी आगे, जयदोल आगे, ये तेरे प्रतिरूप आगे, और अमर बल्लरी आगे। बस आगे बात करें, अगले कहानीकार उपेंद्रनाथ आसत जी हैं। तो इनकी द्वारा लिखी गई जो कहानी है पिंजरा 1944 में, अंकुर 1945 में, छींटे 1949 में, बैगन का पौधा 1954 में, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ 1958 में, पलंग 1961 में, और आकाशचारी 1966 में। तो देखिए पहले तो हम लोग इसका सन देख लेते हैं। पिंजर में बोले 4-4, कोई व्यक्ति पिंजरा में बंद है ना, तो चारों तरफ से बंद है, बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, 4-4। अंकुर 4-5 अंकुर, 45 वर्ष का है। छींटे 49 छींटे पड़ गए। बैगन के पौधे बोले 54 है, 54। 70 कहानी है 58 मिनट में, 70 कहानी। और पलंग पर 61 वर्ष का व्यक्ति लेटा हुआ है। आकाशचारी, तो आकाश में क्या है, बोले बड़े सुंदर सुंदर तारे दिखाई दे रहे हैं, 6 अच्छे, है ना। बस रख लीजिए। अब उपेंद्रनाथ अश्क को जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो अश्क जी को जोड़ लेते हैं, है ना। अश्क माने आंसू। अब आंसू कब आएगा, बोले पिंजरे में कोई बंद कर देगा तो अश्क आएंगे। किसको, बोले अंकुर को अश्क आया, पिंजरे में बंद था तो अंकुर को अश्क आ गया। और अश्क के छींटे निकलने लगे। देखो भाई, जब आंसू गिरेंगे तो आंसू की बूंद, और बूंद को कर लीजिए छींटे, तो बीद या छींटे निकलने लगे। और वो कहाँ, बैगन के पौधे पर पहुँच गए। कैसे पहुँचे, बताए सटर से या सरक करके पहुँच गए। तो 70 से कर लीजिएगा 70 श्रेष्ठ कहानी।
जब पहुंच गए तो क्या होता है, वो पलंग पे जा करके खूब रोता है, खूब आंसू गिराता है और आकाश की तरफ देख करके अच्छे अच्छे तारों को रोता है कि मेरी कौन सी दशा थी कि मुझे पिंजरे में बंद किया गया है, नहीं तो मैं भी क्या करता, बाहर होकर के खुली हुई हवा जो आकाश है, अंतरिक्ष है, इसमें घूमता टहलता आनंद एंजॉय करता। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि कौन आंसू कब आएगा, जब अंकुर को पिंजरे में बंद कर दिया गया। तो क्या हुआ, उसके आंसू के छींटे गिरे बैगन पर और सरक कर कहाँ पहुँच गए, पलंग पर पहुँच गए कुछ छींटे। तो आकाश पर क्या कर रहा था, आकाश की तरफ देख करके वो सोच रहा था कि आंसू गिरा रहा था कि भाई अगर मैं भी बाहर होता, पिंजरे में ना होता तो मैं भी एंजॉय करता, है ना, खुश रहता। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा और आंसू से जोड़ लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगले कहानीकार है विष्णु प्रभाकर जी, आदि और अंत। पहली कहानी 1945 में, रहमान का बेटा 1947 में, जिंदगी के थप्पड़े 1952 में, धरती अब भी घूम रही 1970 में। अब इनको कैसे दिमाग में रखा जाए, तो देखिए भैया, आदि और अंत से कौन है, बोले विष्णु जी। आदि और अंत से कौन, विष्णु जी हैं। रहमान की बेटा पर रहम कौन किया, बोले विष्णु जी ने रहम किया। जिंदगी के थपेड़े में कौन सहायता करेंगे, बोले विष्णु जी। और धरती अब भी घूम रही है, किसकी कृपा से, बोले विष्णु जी की कृपा से धरती अब भी घूम रही है। तो इनको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो आपको याद करने में सहायता होगी। और इनकी कुछ और भी कहानियां हैं जिन्हें हम लोग आगे देखेंगे, जिनमें अगली कहानी है साँचा और कला, 1962 में लिखी गई है। पुल टूटने से पहले 1977 में, मेरा वतन 1980 में, खिलौने 1981 में, एक और कुंती 1985 में, जिंदगी एक रिहर्सल 1986 में, आसमान के नीचे 1989 में, कर्फ्यू और आदमी 1994 में, आखिर क्यों 1998 में, मैं नारी हूँ 2001 में, जीवन का एक और नाम 2002 में और ईश्वर का चेहरा 2003 में। तो देखिए, साँचा और कला में कौन, बोले सांची कला में तो विष्णु जी आएंगे। पुल टूटने से पहले हम लोग किसको याद करेंगे, बोले विष्णु प्रभाकर को याद करेंगे। वतन की रक्षा जाने से पहले विष्णु जी को याद करेंगे। और खिलौने, खिलौने बिल्कुल, आदमी को खिलौना कौन समझता है, विष्णु जी, है ना। और हम लोग किसके खिलौने हैं, तो विष्णु प्रभाकर के खिलौने हैं। बस इसे दिमाग में रख लीजिएगा। एक और कुंती विष्णु की कृपा से बच गई, नहीं तो क्या होता, उसके भी 5 पांडव मारे जाते। जिंदगी एक रिहर्सल है, बस विष्णु जी की कृपा से चल रही है। हम लोग ना एक रिहर्सल कर रहे हैं ज़िंदगी में। आसमान के नीचे जो कुछ भी है सब कुछ विष्णु प्रभाकर की कृपा है। कर्फ्यू और आदमी, देखो भाई, कर्फ्यू इतना भयंकर लगा, आदमी बच गए, तो विष्णु की कृपा है। आखिर क्यों, विष्णु बार बार धरती पर आते हैं, विष्णु ही आएंगे। मैं नारी हूँ, है ना, एक नारी हूँ, तो विष्णु जी, है ना, रक्षा करेंगे। जीवन का एक और नाम, बोले विष्णु प्रभाकर। ईश्वर का चेहरा, विष्णु प्रभाकर को देख लीजिए तो ईश्वर का चेहरा आपको दिखेगा। बस विष्णु जी से जोड़ लीजिएगा और आसानी से इन सभी कहानियों को याद कर लीजिएगा। अगले जो कहानीकार की बात करें तो अमृतलाल नागर जी हैं और कह रहे हैं कि एक दिल हजार अफसाने, 1986 में इनके द्वारा लिखी गई कहानी है। तो देखिए, अमृत क्या है कि बोले एक दिल हो उसके हजार अफसाने हो, तो अमृत राय नागर है। नागर व्यक्ति वही है जो एक दिल में हजार अफसाने रखता है, वो नागर व्यक्ति है, चतुर व्यक्ति है। बोले कौन, बोले जो व्यक्ति एक दिल में 86,000 अफसाने रखता है। तो एक दिल और हजार अफसाने कितने, बोले 86, तो 86 हो गया, 1986 में लिखा गया है। और नागर जी, अमृतलाल नागर जी ने लिखा है इस कहानी को। आगे है द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण। बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई पहली कहानी है टीला, दूसरा है कच्चा धागा। एक पिक्चर भी बनी हुई है कच्चे धागे, अजय देवगन जी की। तो यहाँ पर देखिए कौन, द्विजेंद्रनाथ निर्गुण। निर्गुण व्यक्ति क्या करेगा, एक तो टीला पे बैठ जाएगा और उसी टीले पे खड़ी लेकर क्या करेगा, बोलेगा संसार का धागा कच्चा है, संसार का धागा कच्चा है, इस संसार में क्यों पड़ो। तो निर्गुण व्यक्ति क्या करता है, टीला पे बैठेगा, उसको संसार से कोई मतलब ही नहीं है और दूसरा संसार को कच्चा धागा समझता है। इसको दिमाग में रखिएगा। आगे बात करें अमृत राय की, तो यहाँ पे आपने अमृतलाल नागर जी को देखा कि नागर का क्या होता है, बोले एक दिल होता है और 86,000 अफसाने होते हैं, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं 86,000 अफसाने होते हैं ना। यहाँ पर देखें अमृत राय क्या करते हैं, जीवन के पहलू में कफन, तिरंगे और इतिहास। तो देखिए बता रहे हैं कि अमृत वही होता है कौन, बोले जो जीवन के पहलू को, है ना, बिल्कुल चारों पहर सातों दिन ढंग से जीता है, यानी कि 47 तक
जीवन के पहलू को तो अमृत है, जीवन के पहलू अमृत है, जीवन के पहलू अमृत है। कफन तिरंगा, कोई व्यक्ति क्या हो, अगर उसका कफन तिरंगा बन जाए, तिरंगे में लिपटा हुआ है, तो समझो अमृत हो गया, वो अमर हो गया देश के लिए, तो अमर हो गया, अमृत हो गया, अमर हो गया। और कौन, इतिहास को देखे होंगे कि इतिहास भी अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि जीवन का पहलू अमृत है, कफन तिरंगे का हो या तिरंगे का कफन हो तो अमृत है, और इतिहास अमृत है, कभी मरेगा नहीं। तो कभी जीवन के पहलू नहीं मर सकते हैं। तिरंगे के कफन में आया हुआ शहीद कभी नहीं मर सकता है, और इतिहास कभी मर नहीं सकता। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा तो अमर अमृत हो जाएगा। रांगे राघव की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई कहानी है साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फेन 1947 में, और साम्राज्य का वैभव भी 1947 में। देवदासी इनके द्वारा लिखी गई कहानी है 1947 में। जीवन के दाने 1949 में। अधूरी मूरत 1949 में, और अंगारे ना बूझे 1951 में। इंसान पैदा हुआ 1951 में। अब इन सबको कैसे याद किया जाए, तो दिमाग में रख लीजिएगा। और थोड़ा सा हम इसके पहले चलना चाहेंगे। जब हम लोग रांगे राघव जी के उपन्यास पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ट्रिक बनाई थी, और इन्होंने 3 प्रकार के उपन्यास लिखे हैं, है ना। ऐतिहासिक यानी कि जीवनी परक, दूसरा ग्रामीण, और तीसरा ऐतिहासिक। तो जब हम लोग जीवनी परक उपन्यास पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था क्या कि देवकी, यशोधरा, लोई, रत्ना, भारती, लक्ष्मा जब आएंगी तो घूनी का धुआं होगा। और ग्रामीण वाले में पढ़े थे हम लोग कि हुजू, हुजू सीधा कब था, और पर्वतराई छोटी कब थी, धरती का पद आखिरी कब था। फिर आप ऐतिहासिक जब पढ़े थे तो आपने देखा था कि मुर्दों के टीला पर कौन चीवर और अंधेरे के जुगनू पक्षी और आकाश में रोक लेते हैं, घेरना चाहते हैं, फिर भी राह नहीं रुकती है। तो ये तो राघव जी के लिखे गए ढेर सारे उपन्यास थे। अब कहानी क्या है कि वैभव का साम्राज्य, दूसरा समुद्र के फेन। तो देखिए राघव जी को आपने देखा होगा, इस राघव जी को जो लीजिएगा राम जी को, तो राघव जी देखे ही होंगे, वैभव का साम्राज्य था उनके पास, है ना। फिर भी वनवास में गए थे, है ना, समय चक्र ऐसा था। समुद्र के फेन पर इन्होंने पुल बनाया था। देवदासी, देव से इनकी दासियाँ होती थी, देव से आती थी। बस दिमाग में रख लीजिएगा। जीवन के दाने, है ना, देखे होंगे, जीवन को ये दान दे देते थे। अधूरी मूरत इनकी सबके दिमाग में रहती है, और अंगारे ना बुझे, राघव की कृपा से अंगारे बुझ जाते हैं। किसी इंसान के अगर अंगारे ना बुझे तो राघव का नाम लीजिए तो अंगारे बुझ जाएंगे। और इंसान पैदा हुआ है किसकी, बोले राघव जी की कृपा उस पर बरसेगी। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि राघव जी के पास वैभव का साम्राज्य, समुद्र के फेन पर पुल बनाया राघव जी ने, देवदासियाँ उनकी होती थी, जीवन को दान दे देते थे, अधूरी मूरत उनकी सबके दिलों में बसी हुई है, और अंगारे ना बुझने पाए तो ऐसे में कौन आते हैं, बोले रांगे राघव आते हैं। और इंसान पैदा हुआ किसकी, बोले रांगे राघव की कृपा से। आगे एक विशेष बात है कि लाल चंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक लेखन परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम लोग समकालीन कहानी यानी कि नई कहानी के संपूर्ण कहानीकार और उनकी कहानियों को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।